हर सेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों टेबल को वेन डायग्राम, तो इतने आसानी से हम डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें। हेलो बच्चों, मैं लवनेश मेवाड़ा, मैथ्स फैकल्टी इन जेई डिवीज़न ऑफ एलन कोटा, आपका स्वागत करता हूं एलन के यूट्यूब चैनल एलन जेई में। आज मैं आपके सामने जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के चैप्टर से हर सेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, जनरल स्टूडेंट की अप्रोच क्या होती है इसके अंदर कि हम इसमें ट्रूथ टेबल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और गलत भी नहीं। मैं आज क्या कर रहा हूँ, उस ट्रूथ टेबल को वेन डायग्राम जो सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं उसके साथ में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर ये बात समझ में आती है तो आप अच्छे से इसको समझें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो इस सीरीज़ में आपके सामने एक एक करके हम लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिए आते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल पर। तो देखिए, आपने दो स्टेटमेंट मैथमेटिकल रीजनिंग में जब भी आपने सोचे होंगे तो उन दो स्टेटमेंट के अंदर चार लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ होती है। चार लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है बच्चों कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यानी ट्रू एंड ट्रू। पहले वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, पी ट्रू हो जाए, क्यू फॉल्स हो जाए, पी फॉल्स हो जाए, क्यू ट्रू हो जाए, और दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये चार लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ है। इन्हीं चारों लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ को मैं वेन डायग्राम पे कैसे ऑब्जर्व करवा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये दो सर्कल हम लोग दो सेट्स के लिए रिप्रेजेंट करते थे वेन डायग्राम में, वही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला, पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट कहाँ पे ट्रू है, जहाँ पे वो कॉमन रीजन है। ठीक है, समझ गए बात को। तो पी एंड क्यू, यहाँ पर पी एंड क्यू आ गया। ठीक है, आप देखिए इस वाले रीजन को हम क्या पढ़ते थे, ओनली पी, पी बट नॉट क्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ट्रू है एंड क्यू फॉल्स है, पी ट्रू एंड क्यू फॉल्स। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये कौन सा रीजन हो गया बच्चों, क्यू ट्रू है और P फॉल्स है, यानी ओनली Q। तो यहाँ देखिए Q आपका ट्रू है और P फॉल्स है। और फोर्थ रीजन क्या आ गया आपके पास, नॉट P नॉट Q, यानी दोनों ही आपके फॉल्स है। तो जो चार लॉजिकल पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में दिख रही थी, वही चार उसके इक्विवेलेंट पॉसिबिलिटीज हमने आपको वेन डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी। इस बात को आप दिमाग में एक बार सेट करें, फिर हम देखते हैं कि इनको हम कैसे अप्लाई करते चले जाएंगे। तो मैं पहला पॉइंट लेके आ रहा हूँ, इसमें हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं कई सारे मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो फर्स्ट ऑपरेटर में लेके आ रहा हूँ कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंड, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तो पी एंड क्यू ट्रू होता है, अदरवाइज ऑल पॉसिबिलिटीज में फॉल्स होता है। इस बात को मैं वेन डायग्राम में कैसे पिक्चराइज कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। देखिए मैंने क्या बोला, पी और क्यू दोनों ट्रू हैं, तो पी एंड क्यू ये जो इंटरसेक्शन है वो ट्रू होगा। तो इसका मतलब ट्रू वाला रीजन कौन सा हो गया बच्चों, जहां पर ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे रीजन में आप देखिए फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। तो बाकी जो चार रीजन थे उसमें से एक में ट्रू है और ये तीन जगह पर ही फॉल्स आ गया। तो ये पी एंड क्यू का वेन डायग्राम है। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसी तरह से अगला जो ऑपरेटर है दैट इज डिसजंक्शन, जिसको हम यूनियन ऑपरेट करते हैं। तो पी यूनियन क्यू, तो पी यूनियन क्यू का ट्रूथ टेबल जो होता है बच्चों वो किस तरह का दिखता है, कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो पी यूनियन क्यू ट्रू होगा। ठीक है, इसको मैं वेन डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखिए गौर से। तो ये आप देखिए पी यूनियन क्यू का वेन डायग्राम जानते भी थे शायद आप लोग। तो यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, वो आप यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जब दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया। ठीक है, जब पी ट्रू क्यू फॉल्स है, यानी इस रीजन में भी ट्रू है, पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, यानी ये रीजन है इसमें भी ट्रू हो रहा है, और एट लास्ट जहां दोनों फॉल्स है वहां पर ये फॉल्स आ रहा है। बात क्लियर बच्चों। ठीक है, यानी ये वो रीजन है जहां पी यूनियन क्यू ट्रू है, ये वो रीजन है जहां पी यूनियन क्यू फॉल्स है। इस फॉल्स को हम एक वर्ड और यूज करते हैं, नेगेशन, यानी दिस रीजन जो बाहर वाला रीजन है ये पी यूनियन क्यू का नेगेशन स्टेटमेंट है। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट स्टेट, एक एग्जाम्पल में पहले ले लेता हूँ नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाने के पहले कि हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, नॉट ऑफ पी यूनियन क्यू, यानी नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू का यूनियन चाहिए मुझे नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ में। इनमें से किस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होना है। ठीक है, अब एक जनरल अप्रोच आप लोगों की तरफ से जो आती है सामने, जो हम लोग फील करते हैं, वो ये है कि हम इसका ट्रूथ टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। मैं उससे बचाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने पी यूनियन क्यू का नेगेशन का एक वेन डायग्राम बनाया, यानी पी यूनियन क्यू के बाहर वाला पार्ट, दैट इज पी यूनियन क्यू का नेगेशन। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद मैंने क्या करा, ये क्या नॉट पी, यानी क्यू
बट नॉट पी, यानी ओनली क्यू, ओनली क्यू का मैंने वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या लगा है बच्चों, यूनियन। तो इन दोनों के बीच में अगर यूनियन लगा हुआ है तो मैं इन दोनों को यूनियन करूंगा, तो आप ऑब्जर्व करो, इस शेड और इस शेड को यूनियन करूंगा तो व्हाट वी गेट, ऑब्वियसली लाइक दिस। ठीक है, तो ये रीजन मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब इस रीजन को आपको इन ऑप्शन से मैच करना है सपोज, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि पी के बाहर वाला सारा पोर्शन आ गया, इसका मतलब नॉट पी विल बी द आंसर, तो नॉट पी विल बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतने आसानी से हम डायग्रामेटिकली इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आता हूं नेक्स्ट ऑपरेटर पर, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट का नोटेशन आप देख पा रहे हैं, पी इंप्लाइज क्यू से हम लोग इसको रीड करते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, इफ पी देन क्यू, यानी कंडीशन इज पी देन रिजल्ट इज क्यू। ठीक है जी, इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देखिए बनाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो पी इंप्लाइज क्यू ट्रू होता है, पी वाला ट्रू क्यू वाला फॉल्स है, फॉल्स है देन ट्रू होता है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि पी इंप्लाइज क्यू इज फॉल्स ओनली व्हेन, देखिए गौर से, फॉल्स कहां पर, ओनली व्हेन पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स। ठीक है, ये पी इंप्लाइज क्यू की कहानी हो गई। ठीक है, इतनी बात मैं मान के चल रहा हूं कि हम जानते हैं, हम इसको वेन डायग्राम में सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए वेन डायग्राम बनाया। तो देखिए यहां पर जब पी और क्यू दोनों ट्रू है, यानी इस वाले रीजन में ये ट्रू आएगा। ठीक है, जब P ट्रू है Q फॉल्स है, यानी ओनली P वाला रीजन जो होगा वहां पर ये फॉल्स आएगा। तो देखिए ओनली P वाला जो रीजन है उसमें देखिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। उसके बाद पहले वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू हो जाए, उस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, देखिए ट्रू आ रहा है। और जब यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, बाहर वाला रीजन जो है वहां पर ये ट्रू आ रहा है। तो जो वेन डायग्राम मैंने अभी शुरुआत करी थी पिछली स्लाइड्स के अंदर, उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसी नॉलेज से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम बन गया है। इस वेन डायग्राम में जहां पे फॉल्स लिखा हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, जहां ये फॉल्स लिखा हुआ है इसका मतलब वो इसका नेगेशन होगा, और जहां ये रीजन लिखा हुआ है T, वहां पर ये P इंप्लाइज Q को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने क्या बोला आपसे कि P इंप्लाइज Q इज नाउ इक्विवेलेंट टू नेगेशन P यूनियन Q। तो नेगेशन P यूनियन Q का अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी कि P के बाहर वाले हिस्से का Q के साथ यूनियन करेंगे, तो यही तो शेड बनेगा बच्चों। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपको सेट थ्योरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप मैनेज कर सकते हो। P के बाहर वाले हिस्से का Q के साथ यूनियन करेंगे तो यही रीजन बनेगा। तो इसका मतलब नाउ ऑनवर्ड्स वी कैन रिप्लेस P इंप्लाइज Q विद नॉट P यूनियन Q। एग्रीड? और अगर मुझे P इंप्लाइज Q के नेगेशन की बात करनी है तो नेगेशन में ये वाला स्टेटमेंट आएगा। एग्रीड? तो ये वाला कौन सा स्टेटमेंट है, ओनली P। ओनली P मतलब P बट नॉट Q, तो दैट इज P बट नॉट Q, इट इज नेगेशन। तो छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने, पहली बात ये वाला पॉइंट, दूसरी बात P इंप्लाइज Q क्या होता है और नेगेशन ऑफ P क्या होता है। गॉट इट? हम आते हैं बच्चों बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया P इंप्लाइज Q, उसका मतलब क्या हो जाता है बाय कंडीशनल में, P डबल इंप्लाइज Q। P डबल इंप्लाइज Q का मतलब क्या हो जाता है, P एंड Q, सॉरी P इंप्लाइज Q एंड एज वेल एज Q इंप्लाइज P। ये कहलाता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, जो हम लोग बच्चों याद होगा आपको इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करते हैं, यानी P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका मतलब इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। गॉट इट? इसको बोलते हैं हम लोग बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको बोला P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, इन दोनों का इंटरसेक्शन होना है। तो आप देखिए P इंप्लाइज Q का ट्रूथ टेबल बनाना मैंने सिखाया आपको अभी। ऐसे ही आप Q इंप्लाइज P का भी बना सकते हो। अब जब इन दोनों को इंटरसेक्शन लूंगा तो T और T का इंटरसेक्शन T आएगा, F और T का F आएगा, T और F का F आएगा, T और T का T आएगा। तो इसका मतलब ये है P डबल इंप्लाइज Q का ट्रूथ टेबल। ठीक है ना? P डबल इंप्लाइज Q को अगर आप नोटिस करोगे तो इसका मतलब ये ट्रू कहां पर हो रहा है, जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगे वहां पर ट्रू होगा, और जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स होंगे वहां पर भी ये ट्रू होगा। गॉट इट? तो मैंने क्या बोला आपसे, P डबल इंप्लाइज Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर ट्रू एज वेल एज बोथ आर फॉल्स। करेक्ट? तो इसी थीम पर अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो आप देखिए जहां पर दोनों ट्रू है P एंड Q, वहां पर P डबल इंप्लाइज Q ट्रू आ रहा है, और जहां पे दोनों फॉल्स है वहां पर P डबल इंप्लाइज Q ट्रू आ रहा है। करेक्ट? इसके अलावा बाकी जो ब्लैंक रीजन है वहां पे फॉल्स है, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन देखिए TF FT वाला रीजन कहलाता है। तो इसका मतलब ये भी कमेंट कर सकते हैं कि P डबल इंप्लाइज Q जो है, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ठीक है? P डबल इंप्लाइज Q को अगर मैं इससे सेट थ्योरी से अगर कनेक्ट करूं तो ये कौन सा रीजन बन जाता है बच्चों, देखिए P एंड Q, ये रीजन P एंड Q कहलाता है, ये P एंड Q। यूनियन, ये रीजन क्या था, नॉट P नॉट Q, तो ये नॉट P नॉट Q। करेक्ट? यानी P डबल इंप्लाइज Q को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस वाले स्टेटमेंट से। ठीक है जी। अगर मैं नेगेशन पर आता हूं तो नेगेशन मतलब ये क्या है, ओनली P, ये क्या है, ओनली Q।
इसका मतलब P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन क्या होगा बच्चों, ओनली P, ये रहा ओनली P यूनियन ओनली Q। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने सबसे आखिरी क्लिक पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, P डबल इम्प्लाइज Q का जो नेगेशन है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, नेगेशन P डबल इम्प्लाइज Q से भी रिप्लेस कर सकता हूँ और P डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। आपकी ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देना कि जो नेगेशन साइन है P डबल इम्प्लाइज Q के आगे, वो नेगेशन साइन में केवल P के आगे लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या केवल Q के आगे लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे इसके लॉजिकल इक्विवेलेंस देखा जाए या इसका देखा जाए, इसका देखा जाए, तीनों का सेम ही आने वाला है। आप इस बात को यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है, तो नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q का मतलब मैं यहाँ से समझा दूँ आपको। इस P की जगह मैंने नेगेशन ऑफ P डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q, इसका मतलब ओनली Q। नेगेशन ऑफ P मतलब P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसका मतलब ओनली Q। तो ओनली Q यूनियन ओनली P, ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। गॉट इट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको दिमाग में रखें कि जब नेगेशन साइन P डबल इम्प्लाइज Q के बाहर आता है तो नेगेशन साइन आप P के आगे भी लगा सकते हैं या Q के आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ आपके सामने। अगर आपको वेन डायग्राम या सेट थ्योरी की थोड़ी सी नॉलेज है तो बड़े आसानी से इसको क्रैक किया जा सकता है। क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ द एक्सप्रेशन x डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ y। अभी मैंने आपको बताया अगर x डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ y का मुझे नेगेशन चाहिए तो नेगेशन साइन लगा दिया। अभी आपको मैंने बताया नेगेशन साइन जो है वो यहाँ से उठकर बाहर आ सकता है, नेगेशन साइन बाहर लिया है, क्या बचेगा देखिए, x डबल इम्प्लाइज y। अब x डबल इम्प्लाइज y मैं भी पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन करके आया हूँ। x डबल इम्प्लाइज y का मतलब क्या था, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इस रीजन को क्या पढ़ते हैं x एंड y, इस रीजन को क्या पढ़ते हैं नॉट x नॉट y। आंसर क्या हो गया 3। गॉट इट। जेईई का क्वेश्चन ही उठाया मैंने, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए वन मोर, जेईई 2020 का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है S1 और S2। एक स्टेटमेंट को कहा उन्होंने टोटोलॉजी, दूसरे के स्टेटमेंट को कहा है फॉलेसी, और आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, स्टेटमेंट 1 को पहले पकड़ा। स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दिस। अब आपको मैंने बताया हुआ दिस इंप्लाइज दिस का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि ये स्टेटमेंट मेरा बच्चों सपोज ये है ए स्टेटमेंट, ठीक है, और ये स्टेटमेंट है बच्चों मेरा सपोज बी स्टेटमेंट, और बीच में लगा हुआ है ए इम्प्लाइज बी। करेक्ट। तो ए इम्प्लाइज बी को मैं क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, मैंने ए इम्प्लाइज बी को बताया था मैंने नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी। करेक्ट। आप देखिए नेगेशन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, क्यू यूनियन पी का नेगेशन। करेक्ट। यूनियन बी, बी मतलब ये स्टेटमेंट बी लिखा हुआ है, देखो गौर से, ये नेगेशन साइन बाहर आके लगा हुआ है। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या आ गया, क्यू यूनियन पी का नेगेशन और पी डबल इम्प्लाइज क्यू के नेगेशन का यूनियन। ठीक है। अब देखिए वेन डायग्राम पे जाता हूँ मैं, ये हो गया पी यूनियन क्यू का नेगेशन, पी यूनियन क्यू के बाहर वाला, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, अभी मैंने बताया था पी डबल इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन, यानी जहां फॉल्स वहां शेड कर दिया। ठीक है। अब इन दोनों डायग्राम का मुझे यूनियन चाहिए, तो आप देखिए इन दोनों डायग्राम को यूनियन करेंगे बच्चों तो ऑब्वियसली ये नजर आएगा विच इज नॉट टोटोलॉजी। अगर ये टोटोलॉजी होता तो फिर यहां भी शेड आता, इसका मतलब ट्रू 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 और ट्रू सभी जगह ट्रू होता तो टोटोलॉजी कहलाता है, जबकि ये वाला इससे यहां पे छूट गया तो इट इज नॉट टोटोलॉजी, हेंस S1 इज इनकरेक्ट। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग S2 स्टेटमेंट पर। S2 स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, नेगेशन क्यू और पी डबल इम्प्लाइज क्यू का फिर नेगेशन, क्योंकि नेगेशन बाहर आ जाता है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, नेगेशन क्यू बनाया तो क्यू के बाहर वाला पार्ट मैंने शेड कर दिया। पी डबल इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन अभी पिछली स्लाइड में बना के दिखाया मैंने। अब इन दोनों को मैं अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों, गौर से देखिए, ये वाला पार्ट आ गया। अब ये वाला पार्ट आ गया तो ये वाला पार्ट आपका फॉलेसी तो नहीं हो सकता। फॉलेसी कब होता है, जब यहाँ पर पूरा ब्लैंक आ जाता है, यानी कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, दैट इज फाई या एफ 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 और एफ चारों जगह पर, जबकि यहाँ पर एफ आया है, यहाँ पर एफ आया है, यहाँ पर एफ आया है, यहाँ पर ट्रू आ गया, इसका मतलब इट इज नॉट फॉलेसी। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर वुड बी बोथ S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें मैंने वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करी है। तो आप प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को नोट करके क्वेश्चन कोशिश करें सॉल्व करने की, जो मैंने अप्रोच बताई है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अप्रोच समझ में आई होगी। आप जरूर हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।